अच्छा भाई, तो रे ऑप्टिक्स को शॉर्ट नोट से रिवाइज करते हैं। जब पैसे होंगे कागज खरीदने के तो आपको प्रिंट दे देंगे। इधर देखो। पहला टॉपिक था रिफ्लेक्शन। क्या था? जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो कहां से करती है? मिरर से। किससे करती है? सो मिरर में जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो उसका जो लॉ वो फॉलो करती, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब की सब सेम किस में होती हैं? प्लेन। एक ही प्लेन में होती है। फिर हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जब सफेयर का एक हिस्सा काट के उसकी पॉलिशिंग की जाए तो वो एक मिरर बन जाता है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, जो दो तरह के होते हैं। पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। तो ये जो मिरर है जिसकी इस साइड से रिफ्लेक्शन होती है दैट इज कॉनकेव, और ये मिरर जिसकी इस साइड से रिफ्लेक्शन होगी दैट इज कॉन्वेक्स। क्या बात क्लियर है? इसका गोला कंप्लीट करना हमेशा। क्या करना है? गोला। ये तो सबको पता है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये पोल होता है। इसका गोला कंप्लीट करो तो इसका सेंटर लेफ्ट साइड बनेगा। सेंटर और इस पोल के बिल्कुल मिडल पे एक पॉइंट होगा जिसका नाम होगा फोकस। आपने साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करनी है? जिधर से रे ऑफ लाइट आएगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव है। डिस्टेंस तो आप पोल से मेजर करोगे तो राइट को करोगे तो पॉजिटिव, तो लेफ्ट को करोगे नेगेटिव। ऊपर को हमेशा पॉजिटिव, नीचे को हमेशा नेगेटिव। तो क्योंकि इसका गोला इधर को बनेगा तो जो कॉनकेव मिरर है इसका रेडियस और इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। और दूसरे मिरर का जो गोला है वो राइट को बनना है तो उसकी फोकल लेंथ और रेडियस हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या तुम्हें क्लियर है? और मिरर के केस में याद रखना, लेफ्ट वाली साइड होती है रियल साइड, राइट वाली साइड होती है वर्चुअल साइड। अगर u और v में से कोई एक या दोनों नेगेटिव है तो वो रियल है, और अगर पॉजिटिव है तो क्या है? वर्चुअल। क्या बात क्लियर है? क्या आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हुई? यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ किया जाता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। 5-6 साल से तो आया नहीं है बट चलो करवाना फर्ज है। जो रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी वो यहाँ से फोकस से पास कर जाएगी। यहाँ पे जब भी आपको नॉर्मल बनाना है तो आप सेंटर से ज्वाइन कर देना। ये ग्रीन वाला क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है आई बड़ा होगा अमूल्य के आर बड़ा होगा? आई बड़ा होगा। पीटीएम के दिन आप ऐसी बातें कर रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ, वाह। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में। ठीक है। सो अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? आइसोसेलेस। कौन सा बन जाएगा? यानी ये साइड इसके बराबर है। अपर्चर छोटा ही होता है इसका, तो ये साइड अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होगी। तो पी एफ और सी एफ भी बराबर हो जाएंगे। सो एफ विल बी मिडल पॉइंट ऑफ पी सी। सो इसका मतलब फॉर एनी कॉनकेव मिरर जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस से क्या होती है? हाँ। सबको क्लियर है? क्या मैं सुबह सही याद करके आया हूँ? साइन कन्वेंशन क्लियर है? अभी तो करिए साइन कन्वेंशन। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले की मैं डेरिवेशन पे समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा। हम मिरर फॉर्मूला को याद करें। क्या होगा मिरर फॉर्मूला? 1/v+1/u=1/f। v और u कैसे डालने हैं? साइन से इग्नोर करके कि विद साइन। आंसर मिलेगा विद साइन। क्या बात क्लियर है? एंड जो इसकी मैग्निफिकेशन होती है दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई तो इसका मतलब इमेज क्या बनी? सीधी, इरेक्ट। अगर नेगेटिव आई तो क्या बनी? इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आई या -1 से छोटी आई तो क्या बनी? इनलार्ज। जैसे 2 आई तो दैट मीन्स डबल साइज बन गई एंड इरेक्ट बनी। -2 आई तो डबल साइज तो बनी बट इन्वर्टेड बनी। 0 to 1 डिमिनिश्ड बट इरेक्ट। -1 to 0 डिमिनिश्ड बट एंड इन्वर्टेड। क्या सबको क्लियर है? तो इसका एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2। ये सारे नोट्स नहीं इसमें रिवाइज हो रहे, शॉर्ट नोट्स हैं।
ये देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, कितनी है? इधर ही देख लो यार, ठीक है। वो एक मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पड़ा है, मिरर है कॉनकेव, फोकल लेंथ 7.5, तो यू को क्या डालेंगे लेफ्ट साइड, +10 के -10, कॉनकेव का गोला लेफ्ट साइड बनता है तो फोकल लेंथ -15/2, मिरर फॉर्मूला लगाया, वी निकल के आ गया -30, -30 मतलब इमेज राइट बनी कि लेफ्ट बनी? लेफ्ट बनी, लेफ्ट बनी -30 पे, तो रियल बनी कि वर्चुअल बनी? वेरी गुड, लेफ्ट साइड सुबह सुबह न्यूज में आया कि वो वर्चुअल हो चुका है, क्या बनी? रियल। और बाद मैग्निफिकेशन कड्डी -v/u, क्या निकाली? उसकी वैल्यू इतने पे ध्यान दे, -3 आ रही है, क्या आ रही है? इन्वर्टेड बनी, 3 टाइम्स बनी, ठीक है, लार्ज तो होगी 3 टाइम्स, क्या बात क्लियर है? तो उसको लिख दिया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइट ऑफ इमेज आ गई। कैसा सिंपल लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे? अरे यार, उसके बाद जैसे ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट of height h from concave mirror of radius of curvature 20 centimeter, radius of curvature कितना दे रखा है? So as to obtain real image of magnification 2, concave में अगर आपको रियल इमेज निकालनी है और मैग्निफिकेशन 2, तो कॉनकेव सीधी नहीं बनाता, क्या इमेज बनाता है? हमेशा इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड इमेज को ही एनलार्ज करता है, क्या बात क्लियर है? यार सीबीएसई में कराया था कि नहीं कराया था? बेगन जाग रहे हो? ये करा था कि नहीं करा था? जब वो इन्वर्टेड इमेज, जब वो रियल इमेज, याद है पूरी उसकी इमेज फॉर्मेशन करी थी, तो जब उसमें जब वो इमेज बनाता है, कौन सी बनाता है? वर्चुअल। कौन सी बनाता है? तो कॉनकेव मिरर इमेज को बड़ा करता है कि छोटा करता है? बड़ा करता है। क्या करता है? बट वो इरेक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? तो जो अगर अगर उसने कुछ नहीं बोला, डबल साइज बोल दिया, तो एक केस ले लेना +2 मैग्निफिकेशन, एक ले लेना -2, क्या बात क्लियर है? और जो कॉन्वेक्स लेंस मिरर होता है, वो इमेज को बड़ा करता है छोटा करता है? वो हमेशा वर्चुअल और छोटी बनाएगा रियल ऑब्जेक्ट, क्या बात क्लियर है? लेकिन ये बड़ी बना देगा, लेकिन जब बड़ी बनाएगा दो केसेस में बनाएगा, एक रियल एक वर्चुअल, वर्चुअल में सीधी बनाएगा तो मैग्निफिकेशन +2 लेना, और रियल में क्या बनाएगा? इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन -2। इसने रियल बोली थी तो हमने मैग्निफिकेशन -2 ली, यानी -v/u को हमने कर दिया -2, पहली इक्वेशन बन गई v = 2u, और 1/b + 1/u = 1/f में v को हमने डाल दिया 2u, f की वैल्यू डाल दी, u और v सॉल्व हो गया। क्या तुम्हें क्लियर है? मिरर के जितने क्वेश्चन कर लेना, स्पीड ऑफ मिरर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी है थ्योरी तो यही है। उसके बाद एक चीज हम डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या डिफाइन करते हैं? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज c/v। क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी तुम्हें अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो क्या तुम उस मीडियम में उसकी स्पीड निकाल लोगे? क्योंकि तुम्हें म्यू मालूम है, सी तो सारी दुनिया को मालूम, अगर तुम पेपर में भूल गए तो टेंशन नहीं लेंगे, अब तो भूल गए। तो सी होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, पर नास कितना होता है? हाँ ठीक है, तो अगर म्यू हो गया 3/2, तो 3/2 म्यू किसका होता है? पानी का क्या? तारपीन का, ग्लास का, चीज आ गई। और पानी का कितना होता है? 4/3। क्या बात क्लियर है? मुझे लगता है सबको ही आता है 4/3 है। तारपीन तेल होता है, मतलब जो फालतू बात है उस पर तुम्हारा ध्यान जाएगा ना। क्लास को रोक के तारपीन बताओ क्या? तो मैंने तो सिर्फ बोला तारपीन तेल, अब तुझे नहीं पता मैं क्या करूँ? चलो आगे बढ़े। अब मोनो, फोन चला रहे भाई साहब, तू मुझे इरिटेट कर रहा है। दूजी से रुमाल पे दूजी से बनाना पड़ा कौन ही। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ, आओ बेटा आओ जल्दी आओ। चलो, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, उसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। कितनी है वेवलेंथ? इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस, यानी एयर की साइड पे उसकी वेवलेंथ गिवन है। एयर का एयर के साइड म्यू तो 1 होता है,
स्पीड सबको मालूम है 3 इंटू 10 की पावर 8, चलो जरूरत पड़ी, ठीक है। अब एक बात है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी होगी स्पीड अपॉन वेवलेंथ, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन जो भी वो नैनोमीटर थी करके हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्या निकाल ली? जो फ्रीक्वेंसी है लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे में जाए, पानी में जाए, तो पानी में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी कि सेम रहेगी? सेम रहेगी। सो हमें पता है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या यही हुआ? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है, म्यू पता है, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन पानी निकल आएगी? फ्रीक्वेंसी चेंज होनी नहीं, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो क्या पानी में वेवलेंथ भी निकल आएगी? यार बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आप इसको पीवाईक्यू में देखोगे। पहले बाहर वाले में स्पीड मालूम थी, वेवलेंथ मालूम थी, क्या निकाल ली? फ्रीक्वेंसी। वही फ्रीक्वेंसी इधर थी, म्यू के फॉर्मूले से क्या निकाल लिया? इधर का स्पीड, उनको डिवाइड कर लिया, क्या आ गया? इधर की वेवलेंथ। यार पेपर में दिमाग में नहीं आता। गुरलीन क्लियर है? गुरलीन रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते को बदल लेती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल अलग अलग प्लेन्स में होते हैं। क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। क्या होते हैं? सेम। एंड म्यू इंटू साइन आई या आर क्या होता है? कांस्टेंट। दैट इज म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर, वो किधर जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। एंड जब जाएगी डेंसर टू रेयर, किधर बेंड होगी? क्या तुम्हें क्लियर है? स्नेल्स लॉ याद रखना, क्या होगा? म्यू 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू, यहाँ पे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है? हाफ। उधर से देख रहे हैं, किधर से देख, हाफ कहा था, यहाँ से शुरू किया ऐसे रीड करना। फिगर देखनी नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है, तो म्यू बाहर का कितना है? 1। इधर म्यू कितना है? √3। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। सॉल्व किया, साइन आर आ गया हाफ, तो आर आ गया 30 डिग्री। आर कितना आ गया? यानी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, अब 30 पे हो गई है। यानी अगर कंपेयर करें तो ओरिजिनल के हिसाब से कितना बेंड कर गई? 30 डिग्री ही बेंड कर गई क्लॉकवाइज। क्या बात क्लियर है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? नहीं नहीं, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सवाल था, मैं कुछ और ही सोचने लगा था। जैसे क्वेश्चन था कि ये रे ऑफ लाइट आई एयर में 60 डिग्री पे, कितने पे आई? तो ये जो सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग होती है नॉर्मल होती है। स्नेल्स लॉ लगाया, 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू ये आर है पहले, वहां से थीटा निकाला, 60 डिग्री आ गया। क्या आ गया? गलत लिखा, कितना आया? 30 डिग्री। कितना आएगा थीटा? बेटा उसको डराओ, अंदर नहीं आना चाहिए कबूतर। दोनों हाथ ऐसे कर लेने आज यूजन, शायद वो डर जाए। तो इधर देखो, क्या मैंने कोई गलती करी है? नोट से गलती से पे मैंने उसको ठीक करा। तो यहाँ पे कितना आएगा? फंस क्यों रहा? ठीक तो है, तो थीटा 30। तो अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? 30 डिग्री। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो कौन सा एंगल बन जाएगा? कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? आइसोसलेस। इफ दिस इज 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा। अब उल्टा हो रहा है, पहले राइट जब लाइट एयर से आ रही थी तो 60 डिग्री एंगल था, √3 में कितना था? 30। अब √3 में 30 है, तो दोबारा फॉर्मूला मत लगाना, बाहर कितना हो जाएगा? 60। दो बार स्नेल्स लॉ लगा भी सकते हो, तो पर आंसर वही आएगा। क्या बात क्लियर है? एक क्वेश्चन आपने किया था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी होता था, आईसीएसई में, सीबीएसई का मुझे पता नहीं। आईसीएसई का गम जब 97% आई थी, टॉप पर उसका पीडब्ल्यू। इधर देखो, तो तब भी नहीं आई 97। इधर देखो, तो ये पोल है विच इज 1 मीटर हाई, एक पोल है विच इज
1 मीटर हाई, आधा हवा में है, आधा किस में है, पानी में, ठीक है। और एंगल रे ऑफ लाइट जो आ रही है 45 डिग्री पे आ रही है, कितने पे आ रही है, तो यहाँ पे 45 डिग्री पे आई, दिस इज 90, दिस इज 45, दिस इज 45, ये अगर 0.5 है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी क्या होगा 0.5। आगे रे ऑफ लाइट जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी क्योंकि वो पानी में चली गई, तो एक्चुअली जो पोल की इमेज बनेगी ना जमीन पे वो इतनी बनेगी, दैट इज 0.5 प्लस एक्स। अब हमारे जीवन का एक वो बन चुका है कि हमें आर एक्स निकालना है। क्या निकालना है, हम पहले यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, 1 इंटू साइन 45 विल बी इक्वल टू म्यू विच इज 4/3 इंटू साइन आर। वहां से हमें साइन आर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वहां से हमें साइन आर मिल जाएगा। हम साइन आर का एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसके परपेंडिकुलर पे लिखेंगे 3 और हाइपोटेन्यूज पे 4√2, तो पाइथागोरस लगा के बेस आ जाएगा √23। तो अगर मुझे tan r, मुझे x निकालना है, तो मुझे tan r की जरूरत है विच इज x अपॉन 0.5, तो मैं ट्रायंगल से tan r की वैल्यू डाल दूंगा, तो मैं x निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, तो मैंने यहां से देखो ना 0.5 को लिख दिया हाफ, 2 दूसरी तरफ चला गया, tan r ट्रायंगल से डाल दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, x मिल गया। तो जो शेडो की लंबाई थी दैट इज 0.5 प्लस x। ऐसे सिंपल रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। क्या बात क्लियर है। उसके बाद जो अगला टॉपिक होता है दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, इसकी डेरिवेशन में चाहूंगा तुम खुद करो। क्या तुम खुद कर लोगे कि मैं बता दूं फटाफट। अगर रे ऑफ लाइट आई एंगल पे इंसिडेंट हुई और वो ग्लास स्लैब में चली गई और वो एंगल आर पे रिफ्रैक्ट हो गई, कितने पे रिफ्रैक्ट हो गई, अगर वो दोबारा एयर में निकलेगी तो ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा ये आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यानी जब लाइट एक मीडियम से जाके दूसरे में आके पहले वाले में ही दोबारा आती है, बीच में एक मीडियम रख दो, तो ओरिजिनल के क्या हो जाती है, पैरेलल। अगर आप इसको प्रूव करना चाहोगे तो 2 बार ही स्नेल्स लॉ लगा लेना, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, इफ दिस इज साइन आर दिस इज ऑल्सो आर, सो म्यू इंटू साइन आर इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। दोनों में म्यू इंटू साइन आर कॉमन होगा तो आई और ई बराबर आ जाएगा। पर तुम याद रखोगे अगर एयर के बीच में कोई मीडियम आ गया, लाइट दोबारा एयर में आ गई, तो जो फाइनल वाला एंगल होगा वो इनिशियल के बराबर होगा, यानी जो फाइनल रे होगी दैट इज इमरजेंट रे, वो इनिशियल के पैरेलल होगी। पैरेलल तो होगी लेकिन अपना रास्ता छोड़ के कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो जाती है। वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन ओरिजिनल रे एंड इमरजेंट रे दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखें डी है। क्या बात क्लियर है, आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिखेंगे, क्या दिखेंगे, इसमें कॉमन साइड आपको कंपेयर करनी है। क्या करनी है, अगर थिकनेस ऑफ स्लैब टी है तो ये टी है ये डी है, और दोनों ट्रायंगल में साइड ए बी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में साइड ए बी क्या, तो पहले इस ट्रायंगल में आप क्या करना, कॉस आर लिख लेना, कॉस आर हो जाएगा टी अपॉन ए बी। क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा, ये आर है तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, आई माइनस आर। इस वाले ट्रायंगल में आप जान के साइन आई माइनस आर लिखना, वो होगा डी अपॉन ए। टी पता है, डी निकालना है, और ए बी क्या है, कॉमन साइड, तो पहले वाले में जान के कॉस लिखा, दूसरे वाले में क्या लिखा, साइन। तो जब आप उसको ए बी की वैल्यू इक्वेट कर दोगे ना तो वहां से डी निकल के आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, पेपर वाले दिन याद करना तो कर लेना, बट इसकी डेरिवेशन ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बाकी जब हम पी वाई क्यू करेंगे आपको पता लग जाएगा। क्या सबको क्लियर है। नेक्स्ट होता है एपरेंट डेप्थ। क्या होता है, अगर आप किसी चीज को किसी मीडियम के अंदर देखते हो, अगर वो एक्स डिस्टेंस पे पड़ी हुई है, कितने पड़ी हुई है, तो आपको जो नजर आएगी वो एक्स बाय म्यू पे नजर आएगी, कितने पे नजर आएगी, और वो कितने से शिफ्ट हो जाएगी, x1 माइनस 1 बाय। क्या बात क्लियर है, अगर एयर से किसी चीज पड़ी हुई को किसमें देखोगे, किसी मीडियम के अंदर, तो x वाली कितने पे दिखेगी, पास दिखेगी, x बाय म्यू, तो कितने से शिफ्ट हो जाएगी, x1 माइनस 1 बाय। क्या बात क्लियर है, अगर तुम इसकी डेरिवेशन करना चाहो तो तुम्हें पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट बाहर गई,
अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, तुम्हारी आंख में गई, तो तुम्हारी आंख को ऐसे लगा यहां से आ रही है, तो इमेज यहां बन गई। तुम स्नेल्स लॉ लगा देना, म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। यहाँ पे एंगल बहुत छोटे होंगे, एंगल बहुत, तो तुमने सोना नहीं है, तुमने आई और आर की वैल्यू डाल देनी tan। क्या डाल देनी है? इफ दिस इज आई, दिस इज ऑल्सो आई, इफ दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर। तो आप इसमें tan आई और tan आर डालना। तो tan आई हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ, और tan आर हो जाएगा ए बी अपॉन ए आई। ए बी कट जाएगा, ए आई इमेज का निकल आएगा डिस्टेंस विच इज h बाय मी, और वहां से शिफ्ट निकाल लेना। अब चाहे तुम एक स्लैब रखो, चाहे दो रखो, चाहे बीच में गैप रखो, हर स्लैब अपनी शिफ्ट कर देती है लाइट। क्या कर देती है? पोजीशन अलग जगह पे हो सकती है हर केस में, लेकिन शिफ्ट सेम होगी। जैसे यहाँ पे एक स्लैब है तो वो शिफ्ट करेगी T1 माइनस 1 बाय म्यू। अगर T1 T2 वाली दो स्लैब्स हैं, वो अपनी अपनी शिफ्ट कर देगी, चाहे बीच में एयर है या नहीं है, शिफ्ट सेम ही होगी। क्या बात क्लियर है? लेकिन अगर तुम अंदर से बाहर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? किसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उससे बाहर एयर में देख रहे हो, तो चीजें दूर नजर आती हैं। जो एक्स पे पड़ी है वो कितने पे नजर आएगी? म्यू एक्स। उस केस में जो शिफ्ट होगी वो होगी एक्स म्यू माइनस 1। क्या बात क्लियर है? एक मिनट रुके, मैं पानी पी लूं। नेक्स्ट इज TIR। क्या है? मेरे को ध्यान से सुनो। जब रे ऑफ लाइट जाती है डेंसर से रेयर मीडियम, तो वो नॉर्मल से दूर बेंड करती है, नॉर्मल से और बेंड कर गई, फिर नॉर्मल से और बेंड कर जाएगी। एक पॉइंट आ जाएगा जब वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल पे बेंड करने लगेगी, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? उससे पहले तो ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है, लाइट बाहर जाती है। उसके बाद ये मिरर की तरह बिहेव करता है, लाइट रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। और लाइट रिफ्लेक्ट किससे हो रही है? एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम से। लेकिन वो कब होती है? उसकी दो कंडीशन है। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? क्रिटिकल से बड़ा। एंड दूसरी बात, लाइट किधर से किधर ट्रेवल करे? डेंसर से रेयर। तो वो उसका एक हिस्सा किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? मिरर की तरह। इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बात क्लियर है? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला प्लीज याद रखना। इफ दिस मीडियम इज μ2 एंड दिस इज μ1, स्नेल्स लॉ लगाएं। μ2 इंटू साइन सी विल बी इक्वल टू μ1 इंटू साइन 90। साइन 90 1 होता है, तो साइन सी आ जाएगा μ1 बाय μ2, यानी सी आ जाएगा साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। आपकी जिंदगी में आप देखोगे ज्यादातर दूसरी साइड एयर होगी, तो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेंगे। उस केस में हम फॉर्मूला याद रख लेंगे जो सबको याद रहना चाहिए, साइन सी इज 1 बाय म्यू। साइन सी क्या होगा? ये तब होगा जब बाहर एयर है, एयर नहीं है तो क्या होगा? μ1 बाय μ2। कंडीशन हमने अभी बात कर ही ली है। इसकी एप्लीकेशंस होती है डायमंड, मिराज, TIR, और ये प्रिज्म्स के डायग्राम याद करके जाने हैं। वो आपको बोलेंगे कि प्रिज्म की मदद से आप कैसे लाइट को 90 डिग्री रिफ्लेक्ट करा सकते हो, तो ये बना देना। कैसे 180 कर सकते हो, तो ये बना देना। इसमें TIR हो रही है। क्या हो रही है? ये TIR क्यों होती है? क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट है ना, ये यहाँ पे 45 डिग्री पे हिट करती है। कितने पे करती है? 45 पे हिट करने की वजह से TIR हो जाती है, बिकॉज ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 42। क्या बात क्लियर है सबको? क्वार्टर का याद नहीं, कितना था? 40 49, हाँ 49। बच्चे ने पढ़ा भी, सही कह रहा है। ये बहुत कॉमन और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, और ये आपको बहुत बार दिखेगा, बहुत बार पेपर में आएगा, तो प्लीज तो करने हो जाए। इधर देखो, इसको देखेंगे PYQ में, इसकी भाषा कितनी बार बदली, बहुत बार आया हुआ। यहाँ पे आपने बल्ब जगा दिया। क्या जगा दिया? तो बल्ब की रे ऑफ लाइट बाहर जाती है, ऐसा नहीं होगा हर तरफ से बाहर जाएगी, वो क्रिटिकल एंगल तक ही बाहर जाएगी। उसके बाद क्या होने लग जाती है? रिफ्लेक्ट। कैसे होने लग जाती है? रिफ्लेक्ट। तो बेसिकली आपको ये वाला एरिया निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इफ दिस एंगल इज क्रिटिकल, ये भी तो क्रिटिकल होगा। यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, साइन सी क्या आ जाएगा? 1 बाय म्यू। क्या आपको क्लियर है? तो साइन सी पता है ना, म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, तो साइन सी आ जाएगा 1 बाय म्यू। मुझे एच पता है, मुझे आर निकालना है, तो मेरे को जरूरत है टैन सी की। किसकी जरूरत है? साइन सी का मैं ट्रायंगल बना लूंगा, ये आ जाएगा 1 इज परपेंडिकुलर, म्यू इज हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो टैन सी आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बात क्लियर है? वैसे उसमें टैन सी था R बाय एच। क्या था?
वहां से r निकल आता है h/√μ²-1। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी कर सकते हो और ये फॉर्मूला डराइव करना आना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार वो ऐसे बोल देगा यहाँ पे मछली है, उसको सारी दुनिया एक कोन की तरह दिखती है, उस कोन का रेडियस बताओ। भाई जब लाइट जा भी कोन से बाहर रही है तो अंदर भी तो कोन से आएगी। उसको ऐसे नहीं लगता कि ऐसा समुद्र चौड़ा है, उसको ऐसा लगता कोन है। ये फैक्ट है। तो बात क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है प्रिज्म। प्रिज्म तक ही करेंगे आज। है क्या हुआ? क्या हुआ कि फिर आगे बढ़ा दूं? टोटल टोटल पेज कितने से? 19। वो बोल ही जा रहे हैं मैं नॉन स्टॉप घंटे था यार, इतनी थोड़ी आदत है। प्रिज्म कर लेते हैं। हाँ क्या कहना चाह रहे? प्रिज्म ये मुझे इरिटेटिंग लग रहा कि ये है। इधर देखो, चलो इधर देखो। प्रिज्म क्या होता है? जिसमें दो प्लेन सरफेस किसी एंगल पे जुड़े होते हैं। क्या होता है? तो सुन ले, यही है, यही इसी से हमने बाहर आना गरीबी से। दो दो प्लेन दो प्लेन दो प्लेन एंगल किसी दो प्लेन सरफेस किसी एंगल पे जोड़े होते हैं, और ये जिस एंगल पे जोड़े होते हैं दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये नॉर्मल है। क्या है? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। उसको जाना इस रास्ते पे था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई और ये एंगल बन गया R1। तो जब ये एंगल इस पे जा रही थी, अब वो जा रही थी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, दिस इज नॉर्मल। वो नॉर्मल से दूर चली गई, दिस इज इमर्जेंट। पहली बार वो नॉर्मल की तरफ आई, दूसरी बार नॉर्मल से दूर गई, लेकिन दोनों बार बेस की तरफ बेंड करी। किधर को बेंड करी? जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये भी वैसे ही कन्वर्जेंट होता है। कॉन्वेक्स लेंस भी लाइट को दो बार नीचे को बेंड करता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये किस पे बेंड करता है? दो बार टुवर्ड्स स्पेस। क्योंकि ऐसे होता है ना, ये देखो, कॉन्वेक्स लेंस को खूब पार्ट्स में तोड़ो तो छोटे छोटे प्रिज्म ही बन जाते हैं। देखो प्रिज्म, ये प्रिज्म का हिस्सा है, ये प्रिज्म का हिस्सा है। क्या बात क्लियर है? वो प्रिज्म के हिस्से से बन जाता है। सो ये लाइट को हमेशा बेंड करेगा 2 टाइम्स टुवर्ड्स स्पेस। अब ध्यान से देखना, इफ दिस एंगल इज आई, ये पूरा एंगल आई होगा, तो ये बचा हुआ ग्रीन वाला एंगल होगा I-R1। सिमिलरली ये E है, तो पूरा एंगल E होगा, सॉरी इतना पूरा, ठीक है। R2 माइनस कर लोगे, ग्रीन वाला हो जाएगा E-R2। लाइट का ये ओरिजिनल पाथ है, ये उसका इमर्जेंट पाथ है। तो लाइट इतने से डेविएट करी है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो डेल्टा किसके बराबर आएगा? I-R1 प्लस E-R2। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा I प्लस E-R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना। कौन सा रखना है मैं बताता हूं। ये है R1, ये है 90, तो ये बन जाएगा 90 माइनस R1। क्या बन जाएगा? ये R2, तो ये बन जाएगा 90 माइनस R2। इस ट्रायंगल में तीन तीन एंगल्स हैं, A 90 माइनस R1, 90 माइनस R2। इनको जोड़ के 180 कर देना। क्या कर देना इनको जोड़ के? तो R1 प्लस R2 A बन जाएगा। तो ये डेविएशन का फॉर्मूला है जो आपने याद रखना। डेविएशन का फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A। क्या बात क्लियर है? अब आपने रास्ता अगर उल्टा कर दिया, रे ऑफ लाइट इधर से गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I था और इमर्जेंट E था। अगर एग्जैक्टली उल्टी जाएगी तो अपना वो पाथ रिट्रेस करे। क्या करेगी? तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस E कर दोगे तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा? I। यानी उस केस में भी डेविएशन क्या रहेगी? सेम। यानी देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन इज सेम। तो ऐसा ग्राफ बनता है डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का। दो एंगल I और E दोनों के लिए डेविएशन क्या आती है? सेम। बाय सिमेट्री ऑफ ग्राफ पता लग रहा है, जब I और E बराबर हो जाएंगे तो डेविएशन क्या आ जाएगी? मिनिमम। जब डेविएशन मिनिमम होगी, एक बार यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना, एक बार यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना। क्या बात क्लियर है? तो क्या लगाओगे? 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 एंड म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। तो आपको पता है I और E तो बराबर थे,
ये आई और ई तो बराबर थे, तो वहां से पता लग जाएगा R1 और R2 भी बराबर, क्योंकि R1 प्लस R2 ए थे, उनको R मान लो तो R क्या निकल आएगा, A/2। और I और E बराबर थे, उसको I मान लो तो I कितना निकल जाएगा, डेल्टा प्लस A/2। तो I और R की वैल्यू आ गई, किसी एक में डाल दें तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू का फॉर्मूला, जो किसके लिए मिलेगा, मिनिमम डेविएशन। हर टाइम मत लगा देना, कब लगाना होता है, मिनिमम। इसकी डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर प्रिज्म छोटा हुआ तो साइन आई को आई रख देना, ये ऊपर नीचे से साइन और साइन हटा देना, फिर सॉल्व करोगे तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू माइनस 1/8। क्या बनता है, थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन और मिनिमम डेविएशन सबसे, नॉर्मल प्रिज्म के लिए ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है और ये नॉर्मल डेविएशन का फॉर्मूला। क्या बात क्लियर है, ये उसकी डेरिवेशन है। और इस सबके PYQs हम कब शुरू करेंगे, कल टेस्ट है, परसों करेंगे। एक काम करेंगे, शॉर्ट नोट सबसे पहले पेपर किनके आ रहे हैं, DPS के आ रहे हैं या मुझे व्हाट्सएप कर देना, पहले आपको और एमजिन को देता हूँ। आपको PDF शेयर करी तो है, चला लो काम उससे, तेरे को तो नहीं मिलते बेटा, चलो बात नहीं। क्या हम आगे बढ़े, चलो। अगर हमें रिफ्रैक्शन करनी हो कर्व सरफेस से, किससे करनी हो, रिफ्रैक्शन, क्या करनी है, पहले तुम फॉर्मूला याद करो। क्या याद करो, सपोज जो तुम्हारी रे ऑफ लाइट है वो μ1 से आ रही है, किधर से आ रही है रे ऑफ लाइट, तो आप लिखोगे μ1 के नीचे u, क्या लिखोगे, जिधर से रे ऑफ लाइट आ रही है उसके नीचे u माइनस अदर के नीचे क्या लिखोगे, v। फिर इसको सेम ऑर्डर में लिखोगे। μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम है, u बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही उम्दा। आपको u और v नहीं बता, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। तकड़े हैं, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड नहीं कर रही। जिधर से रे ऑफ लाइट आ रही है उसके नीचे अरमान क्या लिखेंगे, जिस मीडियम में से आ रही है, प्लीज अब बात करिए आप प्लीज। और जिधर को अब छोड़ो, जिधर को जा रही नहीं जा रही हमारा कोई मतलब नहीं, दूसरे के नीचे क्या लिखेंगे, v। फिर उसी ऑर्डर में लिख देना, μ1 माइनस μ2 है यहाँ पे बटा r, इसमें सारी वैल्यूज विद साइन डालना, आपको आंसर भी विद साइन मिलेगा। क्या बात क्लियर है, अब बात को समझो। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u, ऊपर वो आएगा जिसमें से रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां पे ऐसे लिख देना, जैसे v/u, हाँ मतलब तुम ऐसे इसको याद कैसे किया था हमने, एक तो मिरर फॉर्मूले से कंपेयर करते थे, हमने याद कैसे किया था, हमेशा आएगा v/u, जहां से लाइट आ रही है वो ऊपर आएगा अपॉन दूसरा नीचे आएगा। तो बात क्लियर है, ये मैग्निफिकेशन हो गई। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, इधर देखो, रे ऑफ लाइट इधर से ये यही वाली आती है, अगर आई डेरिवेशन यही मिलेगी तुम्हें, PYQ में मिल भी, प्रूफ भी मिल जाएगा, सबूत भी मिल जाएगा। जिधर से रे ऑफ लाइट आ रही, सपोज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और रे ऑफ लाइट आई रेयर मीडियम से, किधर से आई, उसने इधर तुमने नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल मींस तुमने सेंटर से ज्वाइन कर देना, दिस सेंटर। क्या बात क्लियर है, अब लाइट को जाना था सीधे पाथ पे, लेकिन वो डेंसर में घुस गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर देती। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, दिस इज सेंटर, दिस इज पोल। क्या बात क्लियर है, ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे एंगल ले लेना अल्फा, जहां पे इमेज है वहां पे एंगल ले लेना बीटा, जहां पे सेंटर है वहां पे एंगल ले लेना गामा। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेफ्ट साइड है तो -u, सेंटर राइट साइड है तो रेडियस r, इमेज राइट साइड है तो v। सबसे पहले आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लगाओगे, μ1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन r। ये जो एंगल्स हैं बहुत छोटे होंगे तो साइन आई को आई लिख दे और साइन आर को आर लिख दे। क्या ये क्लियर है, उसके बाद सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, दो बार ही बनेगा। पहले इस ट्रायंगल में देखें, अल्फा प्लस गामा क्या आ जाएगा, आई, यानी आई आ जाएगा अल्फा प्लस गामा। फिर इस ट्रायंगल में देखें, बीटा प्लस आर क्या आ जाएगा, गामा, यानी आर क्या निकल के आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। फिर अल्फा और आई और आर की वैल्यू डाल दें। फिर उसके बाद जो भी आपने एंगल डालनी है वो tan में डाल देने हैं।
AM किसके बराबर, सॉरी अल्फा किसके बराबर होगा, AM अपॉन MO। बीटा क्या होगा, AM अपॉन MI। गामा क्या होगा, AM अपॉन MC। AM कॉमन आके कट जाएगा। अपर्चर बहुत छोटा है तो M और P बहुत करीब होंगे। MO की जगह PO कर दो, यानी M की जगह P डाल दो। बेसिकली सारे वैल्यूज डाल दो। व्हाट इज PO माइनस U, व्हाट इज PCR, व्हाट इज PIV, वैल्यूज डाल दो, आपको वही फॉर्मूला बन जाएगा। सीधा लिख देना, कैलकुलेशन मत करना, पता लग जाएगा तुमने गलती करी है। जिधर से रे ऑफ लाइट आई है उसके नीचे U डाल देना, माइनस अदर के नीचे V, सेम ऑर्डर के नीचे R। कोई नहीं चेक करता इसके बाद। लेकिन अगर तुमने कटिंग कर दी फिर वो चेक करेंगे। क्या तुम्हें बात क्लियर है, प्रकाश क्लियर है? समझाना चाहोगे पूरी क्लास को? हैंड रेस करके मैं समझाऊंगी। शुभम आप फोन चला लो बेटा। अच्छा ठीक है, निगाह कमजोर हो गई है फिर है? अच्छा ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखें, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है विच इज कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कैसा है? ऑब्जेक्ट उससे पड़ा है 20 सेंटीमीटर दूर। कितना दूर पड़ा है? ये रेयर मीडियम है, उसको मैंने म्यू1 माना, ये डेंसर है, मैंने उसको म्यू2 माना। देखो इधर से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, पहले फॉर्मूला लिख देना। म्यू1 के नीचे क्या लिख दोगे, U, माइनस अदर के नीचे क्या लिख दोगे, V। फिर उसको सेम ऑर्डर में लिख देना राइट साइड पे, बाय R। म्यू1 को 1 डाल देना, म्यू2 को 4/3 डाल देना, U को डाल देना -20। क्या डाल देना? रेडियस का गोला लेफ्ट साइड बन रहा है कि राइट साइड बन रहा है? लेफ्ट साइड, तो रेडियस को डाल देना -10। सॉल्व कर लेना, V आ जाएगा। रे ऑफ लाइट इसमें एक्चुअली क्रॉस करती है। अगर राइट साइड पे इमेज बनेगी यानी V पॉजिटिव आएगा तो रियल, अगर लेफ्ट साइड पे बनेगी तो वर्चुअल। तो -16 आया, यानी कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं। कैसे हमने याद किया, V/U जिधर से रे ऑफ लाइट आई थी अपॉन जिधर को गई, सारी वैल्यूज डालनी विद साइन। तो मैग्निफिकेशन आई 3/5। क्या आई? लेस देन 1 आई, इसका मतलब डिमिनिश इमेज बनेगी। पॉजिटिव आई, इसका मतलब इरेक्ट बनेगी। सोना नहीं है। इसको लिखे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लिख दें इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज में। शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा, PDF या प्रिंट, जो मेरा दिल करेगा। वही क्वेश्चन से कंप्लीट था वो, उसमें और जरूरत नहीं है, वही आता है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट इज लेंसेज। क्या है? जब आप दो रिफ्रैक्टिंग, देखो मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, जब आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो आप पूरे कंप्लीट नोट्स ही पढ़ें। कंप्लीट नोट्स को बार बार पढ़ें, उसमें अपना होल्ड जमाएं। और कोई चैप्टर अगर लुट फुट गया तो उसमें शॉर्ट नोट्स और 1 शॉट लेक्चर मैंने शेयर करे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बाकी मैं दिसंबर तक कर ही दूंगा। है वेव ऑप्टिक्स का ही नहीं है, वेव ऑप्टिक्स के आगे सबका है, बना दूंगा लेकिन जल्दी, मतलब यार कर दूंगा कंप्लीट। सो आप अगर कोई लुट फुट रहा है चैप्टर तो उसमें 1 शॉट के साथ वो लगा ले, 1 शॉट लगा ले, वो इसी की डिस्क्रिप्शन ही है। क्या बात क्लियर है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੋਲਡਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ PDF स्कैन कर ले। चलो जिसमें लुट फुट के कर लेना, बट आपको ये बाद में काम आते हैं, रिवीजन में ज्यादा काम आते हैं। सारे चैप्टर कर लेंगे वैदिक कुछ तो जान, डूबते को तिनके का सहारा याद आ गया। इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तिनका तो बहुत बड़ा है, वैसे ही वो शॉर्ट नोट काम आते हैं, बट एक बार जिसने डिटेल में करे ना उसको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो मतलब अगर आपने कॉपी करी है, PYQ करे हैं, उसके बाद चाहे 1 शॉट लगाई जो, वो बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है। PYQ करके तो आप मतलब आग बन जाओगे, ड्रैगन बनते घूमते है। ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆ। चलो लिखो, 90 कहते मुझे नहीं मिलेगा। पहला जरा पेज है ना वो मैं भेज दूंगा यार, आपको भेज दूंगा, 90 टेंशन ना लो। अच्छा प्लीज, जब आप दो कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? लेंस मिलता है। इसमें जो थ्योरी का पहला पार्ट है दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है? प्लीज कोई इधर फ्रस्ट्रेशन ना निकालें अपनी। ये एक लेंस है जिसके बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1। क्या है?
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्या बात क्लियर है? मीडियम मतलब आउटसाइड, उसका अपना जो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो पहले से रे ऑफ लाइट आएगी कॉन्वेक्स में, ये ऑब्जेक्ट था, पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगी तो इंटरमीडिएट इमेज बनेगी I1। तो ऑब्जेक्ट था -u पे, इमेज बनी V1 पे। दूसरे सरफेस के लिए, दिस इज सरफेस 1, सरफेस 2 के लिए रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, यानी रे ऑफ लाइट I1 पे जाना चाहती थी। सो I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन पहले ही रिफ्रैक्ट हो गई तो इमेज I पे बन गई। क्या बात क्लियर है? तुम लोगों ने एंड में तो याद ही करना है, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट होता है। पहले सरफेस की इमेज क्या होगी? दूसरे का ऑब्जेक्ट। तो पहले के लिए ऑब्जेक्ट हुआ और इमेज I1 है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट I1 है, इमेज I। दूसरे की दो इमेज तो बन नहीं सकती। सो I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। अब प्लीज ध्यान से देखना, इसमें आप ऑलरेडी यूज्ड डिराइव्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इसमें साइन कन्वेंशन नहीं डालते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिराइव्ड फॉर्मूला यूज होगा। सो पहले रे ऑफ लाइट आई μ1 से, किधर से आई? सो फॉर सरफेस 1, μ1 के नीचे आप लिखोगे u माइनस दूसरे के नीचे लिखोगे इमेज V1, सेम ऑर्डर में बटा R1। क्या क्लियर है? समाज में सब ठीक चल रहा है? चैटिंग हो गई? प्रनास क्या लिखा पहले सरफेस के लिए? पहले तो दिमाग यहाँ लाना पड़ता है, दिमाग यहाँ आ ही नहीं रहा। μ1 के नीचे क्या लिखेंगे? u, कोई नहीं, हम भी करेंगे भी चैटिंग, आएगा दिन। माइनस दूसरे के नीचे क्या लिखेंगे? V1, एंड वो सेम वहां पे लिख के नीचे R1। ठीक है, इधर क्या कर अब रे ऑफ लाइट किधर से आ रही है? μ1 से आ रही है कि μ2 से? μ2 के नीचे ऑब्जेक्ट लिखना है। दूसरे सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? V के V1। जो और तगड़े रट्टे वाले हैं वो ये सेम इधर लिख लेना। पुतलाना तो रूप, तो जो और अच्छा मतलब प्योर ही रट्टा मारे हैं तो वो ये सेम लिख देना यहाँ पे, सेम। याद रखना वो कट रहा है, ये माइनस में है ना, ये प्लस में लिख लेना। ठीक है? और नहीं तो रे ऑफ लाइट किधर से जा रही है? μ2 से, उसके नीचे आएगा ऑब्जेक्ट विच इज V1 माइनस अदर के नीचे V, पर ऑर्डर सेम रखें। इस टाइम μ2 माइनस μ1 के नीचे R2 है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, ये कटेगा, V1 को हटना था बीच में से, एंड ये इक्वेशंस बन जाएगी। क्या बात क्लियर है? तो पहले में से μ1 कॉमन लिया, दूसरे में से μ1 माइनस μ2 कॉमन लिया, यहाँ पे उल्टा था तो बीच में माइनस डाल दिया, μ1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड कर दिया। क्या बात क्लियर है? अब हमने फोकल लेंथ निकालनी थी। क्या निकालनी थी? हम मानेंगे जो u है वो -∞ से आ रहा है, तभी तो v f पे बनेगा। u को डाल देंगे -∞, v को f, समथिंग अपॉन इंफिनिटी होता है 0, ये माइनस को उधर भेज देना, ये इसकी उल्टा हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। 95% टाइम बाहर एयर होती है। बाहर क्या होती है? तो μ1 को 1 डाल देंगे और μ2 को μ डाल देंगे, वो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, जो आप इतनी जोर से याद कर ले तो आपको पहले वाला भूल जाता है। तो 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 1/R1 माइनस 1/, कुछ नहीं याद रखना, अगर मीडियम का म्यू आएगा ना, इसके नीचे ही आता होता है हमेशा, जो थे μ/1 ना, यही आएगा, रेशो में होता है। सो म्यू इज लेंस का, अगर मीडियम का कुछ दे दिया तो फिर उसी के नीचे म्यू हम डाल दें। क्या बात क्लियर है? अब देखो, जैसे क्वेश्चन है, दोनों मीडियम का जो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 10 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यानी एयर है, अंदर का 2 है। आप आराम से फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 2 माइनस 1, बाहर तो एयर ही थी ना, दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लो, 1/R1। R1 पॉजिटिव डालोगे कि नेगेटिव? पहले सरफेस का गोला राइट बनेगा तो उसका सेंटर राइट होगा, तो R1 को प्लस डाल देना और R2 को माइनस। सॉल्व कर लिया, प्लस आया, प्लस मींस कौन सा मीडियम हुआ? कन्वर्जिंग। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ज्यादा है और अंदर का कम है, फिर से फॉर्मूला लगाना, ये लगाओगे ना 3/2/2 वाला पूरा। अरे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे ना नलायक को, जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना सारी वैल्यूज डालोगे नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये बहुत बार आया बोर्ड्स में। इसकी शक्ल कौन सी थी? कन्वर्जिंग, लेकिन बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? लेंस से ज्यादा। बिहेव कैसे करेगा? डाइवर्जिंग। इसका मतलब अगर म्यू ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ एल, तो जो ये शेप वाला होगा, इफ म्यू ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ एल, ये शेप वाला डाइवर्जिंग बिहेव करेगा और ये शेप वाला कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? क्योंकि ये चीज नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से आंसर उल्टा हो जाता है। क्या आपको समझ लगा? ये नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा लेंस फॉर्मूला। क्या आएगा? मैं एक मिनट ब्रेक ले रहा हूं, पानी पी लो। लेंस मेकर फॉर्मूला क्लियर है? नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूले में? पहले हम जब इसकी डेरिवेशन रेयर आती है, सो पहले जब हम डराइव करते हैं तो कॉन्वेक्स के लिए डराइव करते हैं व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म। जब आप फोकस से पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे, जो सीधी रे है वो फोकस से पास कर जाती है, सेंटर वाली अनडेविएटेड आप नोट करोगे, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। क्या बात क्लियर है? जिधर से रे ऑफ लाइट आती है, कॉन्वेक्स लेंस का जो मेन फोकस आप मानते हो प्राइमरी, वो दूसरे वाला मानते हो, राइट साइड वाला, और कॉन्केव का क्या करते हो? सेम साइड वाला। इसीलिए जिधर से रे ऑफ लाइट आती है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस रहती है। अगर ये कॉन्केव होता तो उसका ये मानते हैं, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे मैं उसको -u मानूंगा, फोकस राइट साइड पे मैं f मानूंगा, इमेज राइट साइड पे मैं उसको b मानूंगा। यहाँ पे दो ट्रायंगल ध्यान से देखो, ए बी सी एंड A'(B'(C) सिमिलर है। छेरी खा लो। A B C and A'(B'(C) आर सिमिलर। क्या आपको दिख रहा है? So A'(B'(अपॉन AB will be equal to CB' CB। केवल स्कूल के टीचर बहुत गुस्सा करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो C पहले लिखो, तो पहले लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? दूसरा यहाँ पे F2 के साथ मिलता होता है। A'(B'(F2) and CD'(F2) they are also similar. So A'(B')upon CD will be equal to F2B' C F2, या F2C भी लिख दो, कुछ चक्कर। क्या क्लियर है? और जो CD है वो AB के बराबर है। CD की जगह क्या लिख दोगे आप? AB। क्या ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी? ये दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे A'(B')upon AB है, तो इनकी राइट साइड को इक्वेट कर देंगे, सारी वैल्यूज डाल देना, अपने आप आपको लेंस फॉर्मूला बन जाएगा 1/V - 1/U = 1/F। और एक जगह आप देखोगे सीधे सीधे डिस्टेंस V और U बन रहे होंगे यहाँ पे। इस वाले में आप AB' को डाल दो हाइट ऑफ इमेज, उल्टा है तो -HI, ऑब्जेक्ट सीधा है तो +HO, CB' राइट साइड पे है तो V, CB लेफ्ट साइड पे है तो -U। तो जब आप देखोगे HI/HO क्या निकल जाएगा? V/U। क्या बात क्लियर है? दिस इज लेंस फॉर्मूला। 95% इसकी डेरिवेशन नहीं आती, जो पिछले दोनों थे उनकी डेरिवेशन ज्यादा आती है, लेंस मेकर वगैरह। क्या तुम्हें क्लियर है? पर ये फॉर्मूला काम तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर, जिसकी यूनिट होती है डायप्टर। और अगर आप फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कर रहे हो तो ठीक है, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी 100 बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है? क्या तुम्हें नींद आ रही है? पहला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, सब खुद करो, नींद आ रही है ना, खुद करो, हटेगी नहीं। अरे एक बार देख तो लो, तुमसे हो जाएगा, ट्राई करो, दिमाग चलाओ। करन ऑब्जेक्ट कितने थे पे हम? म्यू आ डिस्टेंस कितना? इन्हों प्लस लवांगे कि माइनस? तो चुप रहेगा, माइनस क्यों लेंगे? है क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, तो यू को क्या लिखेंगे? गोला है, बना लो। वो रेडियस के लिए होता है नलायक, वो रेडियस चेक करने के लिए होता है। ये रे ऑफ लाइट इधर नो जानी है ना, तो राइट द डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। ए लेंस से इथे सेंटर द लेंस तो लेफ्ट पे आया,
तो यू को क्या डालेंगे, -10, फोकल लेंथ +20 का माइनस प्लस क्यों, कॉन्वेक्स लेंस अनलैक, तो क्या लोगे प्लस, लेंस फॉर्मूला लगा लेना, लेंस फॉर्मूला बोल दो, 1/u, वेरी गुड, ठीक है। वो जो v आ जाएगा, v जब पॉजिटिव आया तो इमेज राइट साइड बनेगी तो रियल, अगर नेगेटिव आया तो लेफ्ट साइड वर्चुअल। हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, v को डालो -20, u को डालो -10, तो सॉल्व किया मैग्निफिकेशन 2 आ गई, क्या आ गई +2, मतलब सीधी इमेज के उल्टी, सीधी सीधी एंड डबल साइज हो जाएगी। ये 5 mm वाला कितना हो जाएगा, 10 mm। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है, सो फॉर लेंस 1 फोकल लेंथ इज +10 एंड u इज लेफ्ट साइड, सो -15, सॉल्व किया, v आ गया 30, कितना निकल के आया 30। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा v/u यानी 30 अपॉन -15 यानी -2, यानी इमेज डबल तो हो जाएगी बट इन्वर्टेड है, तो 5 mm वाली क्या हो जाएगी, नीचे को -10 mm। ये दोनों लेंसेज के बीच की दूरियां दे रखी थी 40, तो अगर ये 30 पे बना हुआ है तो दूसरे से डिस्टेंस कितना रह जाएगा 10। अब डिस्टेंस दूसरे से मेजर करो, दूसरे के लिए u था -10 और f था 5, फिर v निकालो, वो आ गया +10, क्या आ गया प्लस मीन्स राइट, माइनस होता तो लेफ्ट, वैसे भी आपने 2r पे लिखा तो उधर 2r पे बनना था। सो मैग्निफिकेशन होती v/u, -1 आ गई, यानी सेम साइज है लेकिन वो दोबारा इन्वर्टेड कर देगा, यानी सीधी कर देगा। क्या आपको क्लियर है, आना बोल लो, मैं कहता हूँ इतना ही करते हैं। yes, और इंस्ट्रूमेंट्स कल रिवाइज करेंगे और PYQ परसों करने लग जाएंगे, इसके 1 या 2 दिन लगेंगे, आप क्या बोल बोल के। अब बात को समझो, नेकेड आई के साथ अगर आप किसी चीज को देखोगे और उसको जितना करीब लाई जाओगे, क्या लाओगे, वो आपकी आंख पे उतना बड़ा एंगल बनाएगी, और जब वो बड़ा एंगल बनाएगी तो वो आपको बड़ी दिखेगी। जैसे कोई चीज है, उधर जो भी बैठा है बातें ना करे, दिलशेर, जैसे ये चीज है, ये यहाँ पे है, ये इसको आप यहाँ पे रखोगे तो आपकी आंख पे कुछ एंगल बन रहा है, आप और पास ले आओ तो एंगल बड़ा हो गया, आप और पास ले आओ एंगल और बड़ा हो गया। आप उसको जितना पास लाई जाओगे या खुद उसके जितना पास लाई जाओगे वो आपको उतनी बड़ी लगेगी। कोई बहुत दूर एक इंसान खड़ा हो तो आपको छोटा सा लगेगा, बैक ऑफ द माइंड में पता होगा कि उसकी हाइट 5.5 के अराउंड 6 के पास होगी, तो बंदे के एक मन में आइडिया होता है, बट दिख तो आपको वो छोटा रहा। अब जैसे उसको पास जाई जाओगे आपको उसकी प्रॉपर हाइट विजिबल होगी, और एक लिमिट के बाद हमारा दिमाग प्रोसेस करने लग जाता है, हमें कंपैरिजन पता होता है कि इतनी हाइट है, लेकिन लिटरली यहाँ भी किसी को नीचे देखोगे वो आपको छोटा दिखेगा, 2 फ्लोर पे भी, अरे वो आपको पता है उसकी हाइट उतनी क्या है, वो दिमाग पता नहीं लगने दे रहा, बट एक्चुअली वो छोटा दिख रहा है ना, गाड़ी दिख रही है इतनी दिख रही है, पास लाओगे तो बड़ी दिखेगी। ठीक है, सो बेसिकली कोई चीज आपको कितनी बड़ी दिखती है किस पे डिपेंड करता है, आपकी आंख पे वो कितना बड़ा एंगल बना रही है, तो उसको पास लाई जाओ, उससे एंगल बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको, एक डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन होता है, ऑस्टिन प्लीज बातें नहीं यार प्लीज, एक होता है डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन, क्या होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये 20 भी हो सकता है 24 भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन जनरली 24 या 20 मानते हैं, से पास लाओगे तो आपको दिखेगा नहीं, धुंधलापन आएगा, आंख दुखने लग जाएगी, आप किसी को पास लाओ आंख के, आपकी आंख दुखने लग जाएगी, क्या बात है समझे। तो आप किसी चीज को पास लाओ आपको बड़ी दिखती जाएगी, लेकिन आप सबसे ज्यादा पास उसको कहां तक ला सकते हो, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन। अगर डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन के आगे लाओगे तो धुंधलापन आ जाएगा, हमारी आंख नेकेड आई के साथ हम उसको और मैग्नीफाई या और बड़ा नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो पहली चीज होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफायर। क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ध्यान से देखो यार, ये बातें कौन, दिलशेर आपकी आवाज आ रही है ना, प्लीज मत बोलो। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, आप उसको डी पे रख रहे थे तो वो इतना बड़ा दिख रहा था, तो आपकी आंख में कितना एंगल बना रहा था, अल्फा, कितना एंगल बना रहा था। अगर उससे आगे लेके आना तो नॉर्मली तो दिखेगा नहीं,
आप उसको आगे ले आओ, लेकिन एक लेंस का इस्तेमाल करो जो उसकी इमेज फिर डी पे बना दे। क्या कर दे? आप उसको आगे ले आए, नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, लेकिन लेंस का इस्तेमाल करो। वो लेंस क्या काम करेगा, उसकी फिर से इमेज कहां बना देगा? डी पे। आप तो डी वाली चीज को देख रहे हो, तो आपको वो फिर से क्या दिखेगी? बड़ा दिखेगी। क्या बात क्लियर है? तो अगर आपने किसी चीज को डी से आगे लाना है तो नेकेड आई से नहीं देखेंगे, लेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लेंस उसकी इमेज कहां बनाएगी? डी या डी से एंड तक, डी से पीछे। मतलब अगर डी पे बनाएगी तो आपको मोस्ट मैग्नीफाइड दिखेगा, इन्फिनिटी पे बनाएगी तो सबसे कम दिखेगा, बीच में कहीं दिखाई बनाएगी तो भी आपको क्लियर आराम से दिख जाएगा। सो अगर किसी चीज को मैग्नीफाई करना है, सबसे आसान दुनिया का तरीका क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस रखो, जो ज्योतिषियों वाला मैग्नीफायर होता है या डिटेक्टिव वाला, और ऑब्जेक्ट को उसके फोकस और सेंटर के बीच में सेट करो। कहां पे सेट करो? इस हिसाब से सेट करो कि उसकी इमेज डी या डी से पीछे बने। क्या बात क्लियर है? तो जो लाइट सीधी होगी वो कहां से पास करेगी? फोकस से। पढ़ रहे हो? डिस्कस क्या कर रहे हो? जो सीधी लाइट जाएगी, जैसे सपोज दिस इज F1, उतने डिस्टेंस पे यहाँ F2 कर लो, तो जो सीधी लाइट जाएगी वो कहां से होगी पास? फोकस से। और जो सेंटर वाली है वो सीधी क्रॉस कर देगी, तो यहाँ पे डाइवर्स हो जाएगी। तो इधर तो मीट करनी नहीं है, मीट किधर करनी है? इधर पिछली साइड। तो ये इमेज बन जाएगी। क्या बात क्लियर है? ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? इतनी। सीधा देखा जा सकता था कि नहीं देखा जा सकता था? नहीं देखा जा सकता, लेकिन लेंस ने क्या बना दी? उसकी हाइट इतनी। अगर अगर आप ध्यान से एक चीज का जवाब देना, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा था और ये इमेज है, दोनों का आंख पे एंगल सेम बन रहा है कि अलग अलग बन रहा है? सेम बन रहा है। जो इमेज है, लेंस ने उसको मैग्नीफाई किया कि नहीं किया? कैसे किया? उसका एंगल तो सेम ही है। अरे यार, मेरा क्वेश्चन समझे? और मैंने कहा कोई चीज कितनी बड़ी नजर आएगी ये किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे कि एंगल पे? एंगल पे। ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे कितना एंगल बना रहा था? बीटा। इमेज भी बना रही है बीटा। तो ऑब्जेक्ट, इस मैग्नीफायर ने उसको मैग्नीफाई कैसे किया? एंगल तो सेम ही है। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोल लो। अरे जवाब तो दो, क्या उसने मैग्नीफाई किया कि नहीं किया? नहीं किया। फिर उसको मैग्नीफायर क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो ए बी है, दैट इज ए बी, उसका आंख पे एंगल बन रहा है बीटा, इमेज का बन रहा है बीटा। तो मेरा सवाल है, क्या उसने एंगल बढ़ाया? क्या उसने मैग्नीफाई किया? मैग्नीफाई तो किया, लेकिन कैसे किया? क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? नहीं नहीं, मैं सही जवाब नहीं सुन पा रहा। हाँ साहिल, साइज साइज बढ़ाया, चलो ठीक है, बट साइज तो मैटर नहीं करता, कितनी बड़ी दिखेगी वो तो एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल सेम है। हाँ तो एंगल तो सेम हो गया, तो सेम लगेगी। हम्म। क्या मतलब है? तो कुछ ऐसे रिलेटेड, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो। नींद भी आ गई बच्चे को, चढ़ गए हम तो। पेशेंस लूज। जो ए बी है उसके आपकी आंख पे एंगल बन रहा है बीटा, इमेज का बन रहा है बीटा। इस कन्वर्जिंग ने उसकी हाइट तो बढ़ा दी लेकिन एंगल नहीं बढ़ाया, टेक्निकली उसको मैग्नीफाई नहीं किया। लेकिन ए बी जो डिस्टेंस है वो डी के पास है। वो डी के क्या है? नेकेड आइट से तो आप उसको ए बी पे देख ही नहीं सकते क्लियर। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर आप उसको ए बी पे रख लेते तो बिना मैग्नीफायर के दिखता? नहीं दिखता। दिखता तो थी पर क्लियर नहीं दिखता, हम उसको मान लेते नहीं दिखता, है ना? तो अगर आप उसको ए बी पे सीधा देखते तो आपको क्लियर दिखना ही नहीं था। बात नहीं समझे? उसने क्या करा, उसकी इमेज कहां पे ले गया? डी पे ले गया। एंगल नहीं बड़ा किया, इमेज डी पे लग गया, तो आपको दिख रही है। नहीं, जो मैं सुनना चाह रहा था वो मजा नहीं आ पा रहा था। अगर आप बिना लेंस के इसको देखने की कोशिश करते तो ये आपको क्लियर नहीं दिखेगा। मैग्नीफायर ने क्या करा, उसका एंगल नहीं बढ़ाया,
उसको वो पीछे ले गया, अब वो आपको दिख रहा। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से देखते तो मैक्सिमम कहां तक देख सकते थे? डी तक। ये वही हाइट ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट डी पे होता तो वो आपकी आंख पे एंगल बनाता अल्फा, यानी नेकेड आई से वो आपकी आंख पे अल्फा से बड़ा एंगल नहीं बना सकता था। अब आपकी वो आंख पे कितना एंगल बना रहा है? बीटा। क्या बात क्लियर है? तो जब एंगल बढ़ गया तो उसने उसको क्या कर दिया? मैग्नीफाइड। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब आप उसको डी के करीब ला रहे हो तो नेकेड आई से तो वो एंगल बढ़ जाना था, लेकिन उसने इमेज को पीछे ले गया तो आप उसको देख पा रहे। टेक्निकली तो उसका एंगल यही बढ़ गया था, लेकिन उसकी इमेज पीछे चलेगी तो वो आपको दिख रही। सो इसका मतलब अगर नेकेड आई से देखते तो आपकी आंख पे एंगल बनता अल्फा, और अब आपने मैग्नीफायर लगाया तो आपकी आंख पे क्या एंगल बन रहा है? बीटा। और वो ऑब्जेक्ट का भी बीटा है और उसकी इमेज का भी बीटा है, लेकिन आपको एटलीस्ट दिख रहा है बिकॉज इमेज कहां पे होगी? डी या डी से ऊपर। जो इन दोनों का रेशो होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते कर रहा है? उसने जो बाद में ऑब्जेक्ट पढ़ा था उसको नहीं करा, लेकिन इनिशियल के हिसाब से करा, क्योंकि आप वहां पे उसको देख ही नहीं सकते थे नेकेड आई से। ये तो लेंस ने इमेज पीछे बना दी तो दिख गया। एक्चुअली उसने उस समय इमेज का जो ऑब्जेक्ट का एंगल है वो बीटा है और इमेज का भी बीटा है, उस पॉइंट पे उसको मैग्नीफाई नहीं कर रहा, लेकिन उस चीज को दिखा रहा है आपको, नहीं तो आप उसको देख ना पाते। हाँ, पोजीशन चेंज कर दी। वो पड़ा पास है तो एंगल बढ़ गया, तो उसने उसको दूर कर दिया तो आपको दिख रहा है। हाँ, इतना ही लगता है आपको। अगर अगर सपोज आपकी आंखों में कोई शक्ति आ जाए और वो क्या कहते होते, वो वाली पतंजलि वाली ड्रॉप डाल ली, पहले आधा घंटा घर में भागे, डाल दी कभी किसी ने? एक बार डाल लेना, पूरे 25 मिनट रोना आता है, फिर बंदा दोनों में बराबर करता है और फिर उसको डब्बी को फेंक देता है। एक बार ही डालता है, पता नहीं की जहर पा रखे थे। तो उसके बाद कहता था मैं ठीक हूँ, मुझे दिख रहा है, चांद भी दिख रहा है, मैं नहीं डालूंगा। प्याज सब फेल है, सब फेल है। ओए होए भाई साहब। तो कहा थे हम लोग? तो बेसिकली कोई ऐसी ड्रॉप्स डाली दिव्य दृष्टि टाइप्स, 25 रुपए दिले आगे। तो अगर उसको वो डायरेक्टली एबी पे दिख जाता तो फिर इस लेंस की जरूरत नहीं थी, फिर वो आपको उतना ही दिखता जितना इस लेंस से दिखता। मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ बिना किसी मतलब, क्या जरूरत है ना, पर वेले हैं, कोई बात नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे बीटा बना रहा है, इमेज भी बीटा बना रही है। सो जो ये इमेज ने आपकी आंख पे एंगल बनाया दैट इज बीटा, वो बड़ा बनाया। और ऑब्जेक्ट अगर हम बिना लेंस के रखते तो डी पे रखते, वो आपकी आंख पे कितना एंगल बनाता? अल्फा। इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते हैं? सो मैग्नीफाइंग पावर of simple microscope is defined as ratio of angles subtended by an image to angles subtended by an object when both are placed at least distance of each other. तो दोनों किस पे रखेंगे? डी पे। उस रेशियो क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइंग पावर। क्या बात क्लियर है? सो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी बीटा बाय अल्फा। एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो उनको लिख देंगे टैन बीटा और टैन अल्फा। क्या लिख देंगे? अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं आया तो कंपाउंड वैसे नहीं आएगा, तो सिंपल बहुत अच्छे से करना, ठीक है? तो टैन बीटा को मैं क्या लिखूंगा? अब ऐसे लिखना बीटा की वैल्यू भी कुछ कट जाए, पर चला बड़े वाले से लिख दी। तो टैन बीटा को लिखूंगा ए बी अपॉन सी बी, और टैन अल्फा को लिखूंगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी बी डैश। उससे ये वाली हाइट कट जाएगी। क्या बात क्लियर है? सो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा सी बी डैश दैट इज डी। क्या होगा? ये इमेज का डिस्टेंस है माइनस वी दैट इज इक्वल टू डी। इसमें v भी नेगेटिव होता है, बाहर भी माइनस लगाया होता है, ओवरऑल पॉजिटिव होता है, यानी माइनस वी डी है तो मैंने उसको लिखा d। एंड व्हाट इज cb? cb इज माइनस u। सो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस d बाय u। क्या फॉर्मूला होता है? क्या तुम्हें क्लियर है? हाँ ना बोलो, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, क्या चाहते हो? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो इमेज बनाएंगे डी पे। किस पे बनाएंगे? तो माइनस बी को लिख देंगे डी, यानी v को लिख देंगे माइनस बी। क्या बात क्लियर है? तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। v को डाल देंगे माइनस डी, इसको उड़ा के राइट साइड पे ले जाओ। सो माइनस 1 बाई यू क्या आ जाएगा? 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। क्या बात क्लियर है? अभी तो डिसाइड किया व्हाट इज मैग्निफिकेशन डी बाय माइनस यू। क्या होगा? इस पूरे को डी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा डी बाय माइनस यू, और ये कट जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस डी बाय एफ। क्या आ जाएगा?
सो वैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज डी बाय माइनस यू या माइनस डी बाई यू, बट मैक्सिमम का फॉर्मूला ड्राइव करके क्या आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, और ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? और अगर आप चाहते हो इसको रिलैक्स डाइस से देखना, कैसे देखना चाहते हो? मतलब आराम से देखना, आराम आराम से, जोर ना लगे, तो आपने इमेज इन्फिनिटी पे बना लेनी। किधर बना लेनी है? अब इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता दूर, इन्फिनिटी में तो हम देख ही नहीं सकते, अरे मतलब दूर, वो आपके लिए इन्फिनिटी होता है। सो v को माइनस इन्फिनिटी डाल देंगे, ये जीरो हो जाएगा, तो ये चीज बच जाएगी। बेसिकली तो आपने माइनस डी बाई यू की वैल्यू निकालनी थी, तो डी से मल्टीप्लाई कर देना, ये मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन है। तो रिलैक्स डाई से कितनी मैग्निफिकेशन आएगी? डी बाई एफ। क्या आएगी? यानी मैग्निफिकेशन 1 से घट जाएगी, यानी अगर आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 3 ला पा रहे हो, तो रिलैक्स डाई से कितनी आएगी? 2। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उसके बीच में कहीं रखोगे, 3 और 2 के बीच में आएगी। क्या तुम्हें अच्छे समय लगा? ब्लैक को हाँ ना बोल लो, हम ब्लैक थोड़ी हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को देखना चाहें तो उसको क्या करी जाओ? पास लाओ। पास लाओ तो क्या करोगे? बड़ी होती जाएगी, क्योंकि वो आपकी आंखों में क्या एंगल स्पेंड करेगी? बड़ा। डी से आगे नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अगर किसी चीज को डी पे देखते तो वो आपकी आंख में कितना एंगल बनाती है? अल्फा। आप उसको और पास ले आए, लेंस रखा, उसने इमेज पीछे बना दी डी पे, तो एंगल क्या हो गया? बीटा। तो जो बीटा बाय अल्फा, इसको क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। सॉल्व किया, सो पहला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप यहाँ रखोगे, माइनस डी बाय यू। क्या होगा? फॉर्मूला बोलो साहिल, क्या होगा मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? माइनस डी बाई यू। ठीक है, और अगर आप चाहते हो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो इमेज बनेगी डी पे, उसका फॉर्मूला बना डराइव करके 1 प्लस डी बाई एफ। आपको खुद से लिखना है, और ताकि आप ऐसे कोई रास्ते में रोक के बोलो ये लो लिख दिया, पर्ची बना लो। एंड फॉर रिलैक्स डाई वी को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो मैग्निफिकेशन की जाती है डी बाई। क्या बात क्लियर है? इसको पहले कोट लेना है, फिर ही आगे बढ़ना जिंदगी में। क्या तुम्हें बात क्लियर है? क्या तुम्हें मैंने सिंपल माइक्रो समझा पाया हूँ कि मैं तुम्हें और कंफ्यूज कर दिया? नींद तो पहले बहुत आ रही थी, बहुत तगड़े लेवल की आ रही है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा करिश्मा? कई बार बंदे को लगता है मैंने पता नहीं कितना अच्छा पढ़ा दिया ना, जैसे ही पूछ लो खत्म। तो वहम ही है, वहम में जिंदगी काट रहे हैं। तो कहाँ थे हम लोग? नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होगा? मैं ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पी लिया। अगर आपको ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए? एक लेंस से बात नहीं बनेगा, आपको मल्टीपल लेंसेज यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हो, मुझे पता है आपको याद नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ 2 लेंसेज यूज करते हो तो मैग्निफिकेशन m1 into m2 हो जाती है। क्या हो जाती है? याद है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में करते हैं, पावर इज p1 plus p2, 1 upon f is 1 upon f1 plus 1 upon f2, and magnification is m1 into m2। ठीक है, सो अगर आप 2 लेंसेज यूज करोगे, एक ने मैग्निफिकेशन 2 ने करी, एक ने 3 करी, टोटल कितनी हो जाएगी? 6। आजकल तो बहुत सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, तो लेकिन अगर आप सिंपल हम पढ़ाई करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज हो, क्या होंगे? सो इट हैज 2 लेंसेज। जो ऑब्जेक्ट के पास वाला होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, दूसरे को बोलते हैं आई लेंस। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट लेंस की कम होगी, यानी पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज मोर देन पावर ऑफ आई लेंस। ये आपको याद आना होना चाहिए, बिकॉज ये यूज करवाया जाता है। बट प्लीज याद रखना, इसमें लेंस का अपर्चर कम ही रखना है। वो जो टेलीस्कोप होता है ना, उसमें पहला लेंस बड़े वाला लेंस होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइट गैदर करनी होती है। इसमें अपर्चर कम ही रखना है। क्या रखना है? तो इसमें किसकी फोकल लेंथ ज्यादा रखेंगे? आई लेंस की। पहले मैं तुम्हें वाला क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे ये बहुत बार आया बोर्ड्स में, जैसे 3 ऐसे तुम्हें दे देंगे कि भाई बताओ इसमें से कौन सा तुम आई लेंस यूज करोगे, कौन सा ऑब्जेक्ट लेंस। हाई अपर्चर पे तो कांटे मार देना भाई, ये नहीं रखना, ये तो बहुत बड़ा लेंस है, एड्डा लेंस थोड़ी लगाओगे, आपको इतनी लाइट थोड़ी चाहिए। अब ये 2 बचे आपके पास, तो फोकल लेंथ किसकी ज्यादा है? L2 की, वो आई लेंस हो जाएगा। और जिसकी फोकल लेंथ कम है, हाँ, वो ऑब्जेक्ट लेंस होगा। यानी जिसकी पावर ज्यादा है वो ऑब्जेक्ट लेंस, जिसकी पावर कम वो आई लेंस। दिमाग लगाना पड़ेगा एक बारी। क्या क्लियर है? अब इसमें करना कैसे है? हाँ, जरा जरा छोटे होते अमीबा दिखाते थे, वो कंपाउंड है? अच्छा हाँ, उसमें काफी कुछ देखते होंगे ना, लाइन बना के। हाँ, स्लाइड शो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत स्लाइड है बेटा, मेडिकल स्कूल में जाते ही।
चलो मिट्टी से शुरू कराएंगे, चलो आगे बढ़े, चाहे तो सही पहले। चलो अच्छा, चलो चलो पहले आपने लेंस बनाना है, उसको इस हिसाब से सेट करना है। उसकी अगर फोकल लेंथ है एफ ओ, तो ऑब्जेक्ट उसके पीछे रख देना। ऑब्जेक्ट का रख दोगे, कई बच्चे ऐसे याद करके आते होते हैं, लड़कियां ऐसे ये लाइन याद करी होती है, ये लाइन ये लाइन ये ऐसे ऐसे बना रही होती है डायग्राम, ऐसे ऐसे लड़कों को इतना याद ही नहीं होता, इतना इतना दिमाग कहाँ होता है। तो ऐसे याद नहीं करना, इमेज बनानी शुरू करनी है ऐसे। सपोज दिस इज एफ ओ, ठीक है, ऐसे मार्क कर देना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं। और ये ऑब्जेक्ट उससे पीछे रखना, पहले किधर रखना, जो सीधी रेज आएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, और जो इतनी बनाने की जरूरत नहीं, चलो जो जो सेंटर वाली वो सीधी निकल जाएगी। आपको कहीं ना कहीं इमेज मिल जाएगी। आपको जैसे ही इमेज मिल जाएगी, ये लाइनें थोड़ी सी बढ़ा के ना यहाँ तक, ये आइलैंड्स बनाना बाद में, पहले मत बनाना प्लीज, कई बार इमेज बीच में आ जाती होती है। बहुत कुछ होता है जिंदगी में, पहले आइलैंड्स नहीं बनाना। पहले क्या बनानी है, पहले की इमेज, फिर उस इमेज के आगे आपको क्या बनाना है, आइलैंड्स। और वो उससे बड़ा बच्चों का होता है, यहाँ इतना आइलैंड्स बना के बैठे होते हैं। तो मैंने स्कूल की मैडमों का भी देखा है, ये इधर गया हुआ है, फिर उन्होंने ऐसे मोड़ी हुई लाइन लाइन पता नहीं कैसे रिफ्रैक्शन दिखा देती है, कुछ भी मतलब चल रहा है। पहले उसको चलने दें ऐसे, और जब वो एक जगह पहुंच गया, मीट कर गया, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके फिर लेंस बनाए, ताकि वो सफिशिएंट, क्योंकि दूसरे लेंस की फोकल लेंथ बड़ी रखनी है, उससे बड़ा ही बनाना, ताकि बस ऑप्शन हो भी, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये पहले की जो इमेज बनी है ना ए डैश बी डैश, ये फर्स्ट की इमेज है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये दूसरे के लिए। उसके बाद आपने ये लाइन बना लेनी नीले वाली। क्या बात क्लियर है, ये नीले वाली लाइन पहले बनानी है, फिर जहां दिल करे इमेज बनाओ, सुंदर सुशील जगह ढूंढो, यहां पे इमेज बना दी। फिर वहां से लाइट को रिट्रेस कर दो, यहां तक तो लाइट पहुंची गई थी आपकी, अब उसको रिट्रेस कर दो, वापस भेजो, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, क्योंकि इमेज, ये दोनों इमेज एक ही लाइन में आती हैं। आपने क्या गलती करनी है, पहले यहां भेज के भावुक हो जाना है कि रिफ्रैक्शन कर देते हैं, वो आपने ऐसे कर देनी है। फिर वो जाके मीट करनी है कहीं, पता नहीं कहीं धक्का तुक्का लाके थे, फिर एट लाइन मिलनी ना, तेन टैन बीटा दिखना ना अल्फा, फिर कहना हम भूल गए, हम कंफ्यूज हो गए। क्योंकि तुम्हारी इमेज इतनी घटिया बननी है। तुमने ये लाइन पहले कर लेनी वैसा, तो इससे क्या फायदा होगा, तुम्हारी जो इमेज है उसमें तुम अपनी मर्जी से बनाना, सुंदर जगह खाली जगह देखे, फिर रिट्रेस करना लाइन। क्या बात क्लियर है, ये फेयर पे बना के आओ, ये एक लाइन में आने चाहिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है वो एक लाइन में आ गए हैं, क्योंकि तुमने वो लाइन पहले ही बना ली। टेक्निकली बीच वाली इमेज और फाइनल इमेज, ये ए डैश बी डैश इज इंटरमीडिएट इमेज एंड ए डबल डैश बी डबल डैश इज फाइनल इमेज। टेक्निकली ये एक ही लाइन में होनी चाहिए, तो वो तुम्हारी लाइन में नहीं आनी, तो तुम क्या करोगे, पहले लाइन बनाओगे ताकि वो एक लाइन में ही आए। क्या बात क्लियर है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसके मैं फोल्डर में एक पे नोट्स डाली जा रहा हूँ, आधे चैप्टर के डाल दिए, तो जो मैं बाकी भी डाल दूंगा, आप उसमें से इमेज उठा लेना, बट याद रखना ये ब्लू वाली जो होती है दैट इज क्या होगी, इसी पे इमेज बनानी है आपने। तो दिस इज फाइनल इमेज, ये बनी। पहले वाले ने इमेज को मैग्नीफाई किया, इन्वर्ट किया, हाँ यार प्लीज, अब मैं बाहर भेजू क्या, परिणाम डिस्टर्ब मत करो, और फिर तो ही होगा बातें करने वाला, बात करेंगे, फोन बंद कर दें। अच्छा, सो इसका मतलब, इसका एक और चीज है, एक और चीज है, जो दूसरा लेंस है, जो उसकी उसकी जो दूसरे लेंस का जो फोकस दिखाना है ना, ये करण जाना यार प्लीज, ए डैश बी डैश जो है ये पहले की इमेज है, पहले की क्या, दूसरे के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट, दूसरे का ऑब्जेक्ट ये उसके फोकस और सेंटर के बीच में होना चाहिए। सो जो आई लेंस की फोकल लेंथ दिखानी है वो इसके बाद दिखानी है, मतलब इधर दिखानी है। क्या बात क्लियर है, चलो यहां बना दी, खत्म। ये बना कैसे, बात नहीं समझे, तुम्हें समय लग रहा है, ठीक है। उसके बाद सुनो, अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, आई लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है यार, इधर ध्यान दे लो यार, आई लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है,
वो तो सेम ही है, आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और सेंटर के बीच में, वो इन्वर्टेड इमेज बना रहा है उसने तो, सॉरी वो सीधी इमेज बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, लार्ज बना रहा है, वो तो उसको बेचारे को मिली इन्वर्टेड थी तो वो इन्वर्ट ही रखेगा, दोबारा इन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये जो फाइनल इमेज है अगर हम इसको डी पे बना लें, क्या बना लें, तो देखो कितनी बड़ी बन गई। और अगर ऑब्जेक्ट को डी पे रखते हैं तो कितना एंगल सबटेंड होता, छोटा सा, विच इज अल्फा, विच इज, अगर ऑब्जेक्ट को डी पे रखते तो वो तुम्हारी आंख पे क्या एंगल बनाता, अल्फा। फाइनल इमेज ने उसी डी पे तुम्हारी आंख पे क्या एंगल बना दिया, बीटा। तो बीटा बड़ा एंगल बन रहा है कि छोटा बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब उसने उसको क्या कर दिया, मैग्नीफाई। क्या तुम्हें बात समझ लगी, सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर जब होती है ना, ये ऐसे होती है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट डी। कंपैरिजन तो आप यही करोगे ना कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, डी पे, तो वो कितना एंगल बनाता, अल्फा। वो मैक्सिमम पॉसिबल था ऑब्जेक्ट के लिए नेकेड आई से। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी डी पे वही रख के कंपेयर करो, उसने कितना एंगल बनाया, बीटा। तो उनके रेशियो को कंपेयर करेंगे ना, ये थोड़ी ना उसको कहीं और रख दिया उसको कहीं और रख दिया, वो कंपैरिजन ही गलत हो जाएगा। अगर आप नेकेड आई से देखते तो मैक्सिमम एंगल क्या बना पाते हैं आंख पे, अल्फा। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वाला एंगल रखेंगे कि उसको डी पे ले आएंगे, डी पे, विच इज ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश। तो उसने आपकी आंख पे एंगल बनाया अल्फा, और ये बी डैश ये वाला पॉइंट है, और ये जो फाइनल इमेज ने भी डी पे एंगल बनाया दैट इज अल्फा। सो इसको बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर, एंगल्स आर स्मॉल, उसको लिख देंगे tan बीटा बाय tan अल्फा। tan बीटा को याद कर लेना, उसको लिखेंगे a डबल डैश b डबल डैश अपॉन c2b डबल डैश, और tan अल्फा लिखेंगे a ट्रिपल डैश b डबल डैश अपॉन c2b डबल डैश। c2b डबल डैश कट जाएगा और a ट्रिपल डैश b डबल डैश को लिख देंगे ab। क्या लिख देंगे, तो ये कटने के बाद, इसको ab लिखने के बाद, मैं तुम्हें क्लास नोट्स भी शेयर कर दूंगा, है ना, ये तुम्हारा कभी कभी नोट करना सौखा है। तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर ये बन जाएगी a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab। क्या बन जाएगी, अब तुमने क्या करना है, a डबल डैश b डबल डैश इज फाइनल इमेज, ab इज ऑब्जेक्ट, तुमने a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कर देना। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, दिस इज इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, a डैश b डैश is height of image, AB is height of object for object lens, और A double dash B double dash is height of image and A dash B dash is height of object for eye lens। ये दोनों की मैग्निफिकेशन ही बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यहां तक तुम जोर लगा के प्रूव कर दोगे टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। अगर पेपर में भूल के सीधा लिखा ना, स्टेप के बाद बीच में गोल छोल कर देना, पता है ये प्रोडक्ट ही आनी है। क्या बात क्लियर है, अब कोई चक्कर नहीं है। अब जो तुम्हारा आई लेंस था क्या था, वो तो बिहेव कर रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, तो उसकी मैग्निफिकेशन कौन सी आएगी, सिंपल वाली। और ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है, एक नॉर्मल लेंस की तरह, किसकी तरह। सो इसकी जो मैग्निफिकेशन लिखनी वो आपने लिखनी VO अपॉन U। मॉड मींस हम यहां हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या बात क्लियर है, और आई लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी, D बाय U, यानी D बाय UE, यानी टोटल मैग्निफिकेशन याद आएगी। उसके बाद तो सेम स्टेप लिखे हैं वैसे याद है, कॉपी पेस्ट करके मैं उसकी जगह DE ला दी जा रहा था। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ, बट यहाँ पे लिखेंगे FE, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्ट से विच इज VO बाई U। अगर तुम सिंपल वाली भूल गए फिर तुम टेंशन नहीं लोगे, क्या चक्कर है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्या पता और के बाद कुछ और हो, और के बाद कुछ और हो। इधर देखो, वो फिर आ वाली तो सेम ही चक देनी, नहीं समझे। तो वहां पे आई लेंस की क्या हो जाएगी, 1 प्लस डी बाय FE, एंड जब आपको रिलैक्स दही चाहिए तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे, D बाय FE, और जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है उसकी मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे, VO बाय U। क्या बात क्लियर है तुम्हें, फिर तो वो सेम ही आना है। क्या तुम्हें बात क्लियर हुई है, मेरी गल सुनो फिर अब एक बार रिपीट कर देते हैं ना, यार अगले साल भी पढ़ाना याद हो जाएगा मुझे। चलो, सो यार नींद आ गई, आंखें लाल भाई साहब, तगड़ी लाल नेक्स्ट लेवल नींद, आई फ्लू फैला हुआ ऐसे चारों तरफ लाल आंखें बच्चों की। साहिल जाग रहे हो, हौसला करा हुआ किस तरह से। हम अगर किसी चीज को बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पास लाएंगे, पास लाएंगे तो क्या बड़ा हो जाएगा, वो चीज बड़ी होगी कि एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। डी से आगे ला नहीं सकते, तो जब डी पे थे तो आपकी आंख पे एंगल बना रहा था अल्फा। अब और आगे ले आए, आपने कन्वेक्स लेंस यूज किया और आप इमेज कहाँ ले गए,
डी पे तो एंगल बन गया बीटा। तो जो अल्फा बनना था बन गया बीटा, उसके रेशियो क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। उसको किसी तरह से थोड़ा बहुत यूज करके कर दिया, फॉर्मूला बन गया डी बाय माइनस डी बाई यू। फिर आपने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के टाइम वी को माइनस डी डाला, लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकली 1 प्लस डी बाई एफ। है तो वो माइनस डी बाई यू, लेकिन उस स्थिति के लिए 1 प्लस डी बाई एफ। और जब था वो रिलैक्स्ड आए तो वी को डाल दो माइनस इंफिनिटी, उस केस में मैग्निफिकेशन निकली डी बाई। अगर आप दो लेंसेज यूज करोगे तो कौन से करोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला होता है ऑब्जेक्ट लेंस, दूसरा आई लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस की पावर या ज्यादा यानी फोकल लेंथ कम, दूसरे की फोकल लेंथ ज्यादा यानी पावर कम। जिसका पर्चर ज्यादा उसको तो निगलेक्ट ही कर देना भाई, तू हमारे किसी काम का नहीं है। तो पहले से इमेज बनाना, उसके बाद दूसरा लेंस बनाना, उसके बाद ये सेंटर वाली लाइन बना के कहीं भी इमेज बना के बैक ट्रैक करना लाइन को, खुद सीधी मत बना देना। क्या बात क्लियर है? तो फाइनल इमेज ने आपकी आंख पे एंगल बनाया ए डबल डैश बी डबल डैश, उसने बनाया बीटा। अगर ऑब्जेक्ट भी डी पे होता और वो बनाता अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा इज मैग्नीफाइंग पावर। थोड़ा सा मत्था खपाई करके क्या आ जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट। क्या बात क्लियर है? तो जब भी आप फॉर्मूला डालोगे, आई लेंस के लिए कौन सा डालोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला, और ऑब्जेक्ट लेंस के लिए क्या डालोगे, वीओ अपॉन यूओ। यहां तक हमने आज करा, कल मैं इसको खत्म करा दूंगा, परसों टेस्ट है।